आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ केरेटोकोनस। लेकिन इस डिज़ीज़ के ऊपर जाने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी आँख किसी भी चीज़ को कैसे देखती है या किसी भी तरह के इमेज को वो कैसे परसीव करती है। तो यहाँ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब किसी भी चीज़ को कोई इंसान देखता है तो वो इमेज उसको कैसे नज़र आती है, या उसका ब्रेन या उसकी आई उस चीज़ को कैसे देखती है, कौन-कौन से फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि जब भी इंसानी आँख किसी चीज़ को देखती है तो वहाँ से रेज़ ऑफ लाइट आपकी आँख की तरफ आती हैं, और वो रेज़ ऑफ लाइट आपकी आँख के बिल्कुल बाहर वाली पुतली, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, इस कॉर्निया से टकराती है। और इस कॉर्निया के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो उस रेज़ ऑफ लाइट को बेंड करता है, और बेंड करने के बाद रेज़ ऑफ लाइट आपकी प्यूपिल, या जिसको हम आँख के अंदर का सुराख भी कहते हैं, वहाँ से गुज़रती है। अब ये जो प्यूपिल है या आँख का सुराख है, ये बेसिकली डिसाइड करता है कि इस इमेज को परसीव करने के लिए इसका साइज़ कितना होना चाहिए। अकॉर्डिंगली अगर लाइट ज़्यादा होगी तो इसका साइज़ कम हो जाएगा, और अगर लाइट कम होगी तो इसका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ से रेज़ ऑफ लाइट बेंड होने के बाद सीधी आपकी आँख के अंदर का जो लेंस होता है, जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं, वहाँ से टकराती है। अब ये जो लेंस है बेसिकली इसके अंदर भी पावर होती है, और इसके अंदर भी ये एबिलिटी होती है कि ये रेज़ ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है और पीछे एक पॉइंट के ऊपर फोकस करता है, और वो पॉइंट बेसिकली आपकी आँख का पर्दा होता है, और यही पर्दा विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और फिर इसी पर्दे में से आपकी जो रेज़ ऑफ लाइट हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट होती हैं, एक सिग्नल्स में कन्वर्ट होती हैं, और यहाँ पे एक नर्व होती है जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, और इस नर्व के थ्रू या इस पार्ट के थ्रू रेज़ ऑफ लाइट या वो मैसेज आपके ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन के अंदर जाके, आपके दिमाग के अंदर जाके, जिस भी चीज़ को आप देख रहे होते हो उसका इमेज बनता है आपके बिल्कुल बैक ऑफ द ब्रेन, जिसको हम ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं या ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यहाँ पे ये इमेज बनता है, और इस तरह से कोई भी इंसान किसी चीज़ को देखने के काबिल होता है। तो बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जो हेल्प आउट करता है कि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को कैसे देख सकता है, और कौन-कौन से आई के पार्ट होते हैं जो उसको देखने में हेल्प आउट करते हैं। अब इनमें किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम होगा तो वो इंसान साफ नज़र नहीं देख पाएगा और उसको धुंधला नज़र आएगा। अब केरेटोकोनस में कॉर्निया अपनी नॉर्मल शेप को मेंटेन नहीं कर पाता, और एक कोन की तरह के पैटर्न में आगे को बल्ज आउट होना या आगे को बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और इसी कोन की वजह से हम इस बीमारी को केरेटोकोनस कहते हैं। अब जैसे जैसे ये कोन बढ़ती जाती है, मरीज़ की नज़र गिरती जाती है, और उसको अपनी रोज़मर्रा के कामों को परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें कि किस किस वजह से केरेटोकोनस होता है, तो सबसे कॉमन किसी वजह से अगर आई में बहुत एक्सेसिवली रबिंग की जाए, आई को बहुत ज़्यादा मसला जाए या ख़ारिश की जाए, तो उसकी वजह से कॉर्निया डैमेज हो सकता है, उसकी थिकनेस इफ़ेक्ट हो सकती है, और वो बल्ज आउट होके कॉन शेप में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा आई की कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल की एलर्जी रही हो, स्पेशली बच्चों में एलर्जी बहुत कॉमन होती है टीन एज के अंदर, तो एलर्जी में भी बच्चे बहुत ज़्यादा रबिंग करते हैं, इस वजह से भी कॉर्निया डैमेज हो सकता है और केरेटोकोनस हो सकता है। इसके अलावा कुछ केसेस में ये देखा गया है कि जिनकी फैमिली के अंदर ये डिज़ीज़ रन कर रही होती है, अगर उनके पेरेंट्स में से कोई एक इफ़ेक्टेड है या दोनों इफ़ेक्टेड हैं, तो बच्चों में चांसेस होता है कि उनमें भी केरेटोकोनस डेवलप हो जाए। इसके अलावा इनके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो मेडिकल फील्ड भी उनको प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर पाई, और उसमें हमें ज़्यादातर केसेस में नहीं पता होता कि इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है, फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव नहीं है, आंखों की कोई एलर्जी भी नहीं रही, आई रबिंग की भी कोई हिस्ट्री नहीं है मरीज़ में, लेकिन फिर भी केरेटोकोनस डेवलप हो जाता है। अब अगर मैं इलामात की बात करूं कि मरीज़ को कैसे पता चलता है कि उसको केरेटोकोनस है, या उसको कौन कौन से मसले मसाइल आते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि उसको बहुत ज़्यादा धुंधला नज़र आता है, या ब्लरिंग ऑफ विजन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को फ़ील हो जाता है कि उसकी आँखों में कोई मसला है। दैन इसके अलावा मरीज़ को आई स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। आई स्ट्रेन का मतलब ये है कि उसकी आंखें बहुत ज़्यादा थकी हुई होंगी, आंखों में बहुत शदीद किस्म का पेन महसूस होगा, जिसकी वजह से उसके लिए आई से रेलेवेंट या नज़र से रेलेवेंट कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मरीज़ के सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है, जैसे जैसे केरेटोकोनस बढ़ता है नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से आई साइट ज़्यादा वीक हो जाती है, और मरीज़ को बहुत ज़्यादा धुंधला नज़र आ रहा होता है,
और इस धुंधलेपन की वजह से मरीज़ के सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। इसके अलावा उसको कुछ अजीब तरह की इलामात महसूस होती हैं, स्पेशली रात के टाइम जब वो किसी भी लाइट के अंदर देखता है या रोड के ऊपर जाते हुए सामने गाड़ी या बाइक कोई चीज़ आ रही है, तो उसकी रोशनी में उसको अजीब तरह से टूटी-फूटी रोशनी नज़र आती है, जिसमें उसको स्टार बस्ट, हेलोज़ या ग्लेयर इस तरह की अपीयरेंस में लाइट फ़ील होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि कॉर्निया जिसने आपको एक अच्छी साफ़ नज़र दिखानी है, जब वो ही डैमेज हो जाएगा, उसकी शेप ही तब्दील हो जाएगी, तो आपको अजीब तरह का नज़र आएगा। अब हम देखेंगे कि केराटोकोनस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं या इसका इलाज कैसे मुमकिन है। सबसे पहले ट्रीटमेंट में जैसे ही ये बीमारी डायग्नोस होती है तो मरीज़ को हम चश्मा लगाते हैं, जो भी सूटेबल उसका नंबर आ रहा होता है, और अपने चश्मे के साथ या अपनी ऐनक के साथ वो साफ़ देखने की कोशिश करता है। उसके बाद का जो स्टेप है वहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या मरीज़ की ये बीमारी रुकी हुई है या बढ़ रही है। हर 6-7 मंथ के बाद हम उसका एक स्कैन करवाते हैं या टेस्ट करवाते हैं। अगर हमें लग रहा हो कि ये बीमारी बढ़ रही है तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल तरह की ट्रीटमेंट होती है जिसको हम CXL या कोलेजन क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। ये एक ऐसा लेज़र का प्रोसीजर होता है जो परफॉर्म करवाने के बाद मरीज़ की बीमारी इधर ही रुक जाती है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि इस बीमारी से पेशेंट की जो नज़र चली गई होती है कोन बनने की वजह से या कॉर्निया के टेढ़े होने की वजह से, वो वापस नहीं आती। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस लेज़र के करने से भी मरीज़ की नज़र बेहतर नहीं होती, वो देख नहीं पाता दोबारा से, तो उसकी नज़र बेहतर करने के लिए मरीज़ के पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं जिनको यूज़ करके वो इस काबिल हो सकता है कि अपनी खोई हुई नज़र वापस ले सके और दोबारा से अपने रोज़मर्रा कामों को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। तो नज़र के लिए सबसे पहले आते हैं RGP लेंस, या जिनको आम अल्फाज में हार्ड लेंसेज भी कहते हैं। ये लेंसेज जब आँख के ऊपर लगाए जाते हैं तो कोन की वजह से जो कॉर्निया टेढ़ा हुआ होता है वो उसको सीधा कर देते हैं और मरीज़ को एक अच्छी नज़र प्रोवाइड करते हैं। और वो नज़र इतनी अच्छी होती है कि मरीज़ की जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो ईज़िली परफॉर्म कर लेता है, और इन सर्टन केसेस तो इवन पेशेंट की विज़न 6/6 भी हो जाती है। लेकिन ये बड़े स्पेशलाइज्ड लेंसेज होते हैं और इनकी फ़िटिंग के लिए बहुत स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। अब अगर मरीज़ का ये केस बहुत बढ़ गया है, सिंपल हार्ड लेंस से भी उसको नज़र नहीं आ रहा या फिटिंग ठीक तरह से नहीं आ रही, तो ऐसे मरीज़ों को एक स्पेशल तरह के लेंसेज पे शिफ्ट कर दिया जाता है जिसको स्क्लेरल लेंसेज कहते हैं। अब अगर ये बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि स्क्लेरल लेंस लगाने से भी मरीज़ की नज़र में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे कॉर्निया आगे से वाइट होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे हम कॉर्निया को ट्रांसप्लांट कर देते हैं और एक जो डैमेज कॉर्निया है उसको नॉर्मल कॉर्निया से रिप्लेस कर दिया जाता है।